नमस्कार दोस्तों, अपनी क्लास 12th इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है लेसन एक्सप्लेनेशन की, तो उसमें आज अपना लेसन 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, तो जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय एनिस जंग। एनिस जंग है, इसने ये स्टोरी लिखी। तो सबसे पहले अपन इसका जो नाम है उसका विश्लेषण करते हैं। तो जिस प्रकार से जो ऋतुएं हैं उनमें सबसे पहली जो ऋतु आती है वो स्प्रिंग आती है, जिसके अंदर नई कलियां हैं वो प्रस्फुटित होती हैं। और उसी प्रकार से जो आदमी की या एक मनुष्य है उसकी जो अवस्थाएं हैं जीवन की, तो उसमें सबसे पहले बालकपन की अवस्था आती है। और उस बचपन को यदि कोई छीन ले तो उसको क्या कहते हैं अपन, मतलब लॉस्ट चाइल्डहुड कह सकते हो आप, स्टोलन चाइल्डहुड कह सकते हो, या इसको ऋतु के रूप में अपने लॉस्ट स्प्रिंग कह सकते हैं। तो पहले सबसे पहले अपन अबाउट द ऑथर या लेखक के बारे में। एनिस जंग 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलोसेंस। तो चाइल्डहुड किसको बोलते हैं, बचपन को, और एडोलोसेंस यानी किशोरावस्था को, इन हैदराबाद। तो एनिस जंग का जन्म राउरकेला के अंदर 1964 के अंदर हुआ और उसने अपनी बचपन और जो किशोर अवस्था है वो हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसने अपनी जो एजुकेशन या शिक्षा है, रिसीव्ड यानी प्राप्त करना, वो इंडिया के तो हैदराबाद शहर के अंदर प्राप्त की, और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दो जगह पर उसकी पढ़ाई हुई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। अब देखो, उसके जो माता पिता हैं वो दोनों ही लेखक थे। वर यानी थे, यानी ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। और एनिस जंग है, उसने एक लेखक के रूप में अपना जो कैरियर है या अपना जो जीवनवर्ती है, कैरियर किसको बोलते हैं, जीवनवर्ती को ही बोलते हैं, तो अपना कैरियर है वो लेखक के रूप में भारत के अंदर शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वह एक संपादक थी, एंड कॉलमनिस्ट में होता है स्तंभकार, जो न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग स्तंभ लिखे जाते हैं ना, वो, फॉर ए मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो एक बड़े न्यूज़पेपर के अंदर वो एडिटर भी थी उसकी और कॉलमनिस्ट भी थी इन इंडिया एंड अब्रोड, और साथ में ही एब्रोड यानी विदेश। तो विदेश में और भारत में उन दोनों जगह पर उसने समाचार पत्रों में काम किया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उसने सेवरल यानी कई, और उसने कई किताबें भी लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट उद्धरण को बोलते हैं। कोई बड़ा लेख होता है तो उसके अंदर एक छोटा हिस्सा अपन निकाल लें तो उसको एक्सर्प्ट या उद्धरण बोलते हैं। तो द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये उसकी जो किताब है जिसका शीर्षक, टाइटल्ड यानी शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी बचपन को चुराने वाली जो कहानियां हैं उससे ये लिया गया है। हियर सी एनालिसिस, यहाँ पर वह विश्लेषण करती है। द ग्रीडिंग यानी पीसने वाली, ग्राइंडिंग GRINDING, ग्राइंडिंग यानी पीसने वाली, पुअर्टी यानी गरीबी, यानी एक पीसने वाली जो पुअर्टी है, एंड ट्रेडिशंस और परंपराएं, विच कंडम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ एक्सप्लोटेशन, विच कंडम जिनकी निंदा की गई है, दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ एक्सप्लोइटेशन यानी शोषण। और इस प्रकार से ये गरीबी और जो परंपराएं हैं ना, ये बच्चों का जो जीवन है उसका शोषण करती हैं। तो इस प्रकार से अपन सबसे पहले राइटर के बारे में जाना कि राइटर कहाँ की थी और उसने क्या कार्य किया और उसका क्या महत्व है। अब आगे अपन लेते हैं, नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। तो ये एक्सप्रेशन अपन को आगे टेक्स्ट में मिलेंगी, तो इनको अपन को देखना है। इनफर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और इनका मीनिंग है वो इस लेसन या टेक्स्ट के संदर्भ में क्या है, तो वो अपन को देखना है। तो कौन कौन से आएंगे, लुकिंग फॉर यानी सर्चिंग यानी तलाश करना। परपेचुअल होता है कंटिन्यूस या लगातार। स्टेट ऑफ पुअर्टी यानी कि गरीबी की लगातार दशा। स्लोग होता है हार्ड वर्क। देयर डे लाइट हॉवर्स यानी दिन रात कठिन कार्य।
डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स होती है झोंपड़ी, डार्क यानी अंधेरी, यानी जिनमें कोई रोशनी और हवा की व्यवस्था नहीं हो, ऐसी झोंपड़ियाँ। रूफ ओवर हिज हेड, रूफ छत को बोलते हैं, ओवर हिज हेड यानी उनके सर के ऊपर छत। इम्पोज द बगेज ऑन द चाइल्ड, इम्पोज थोपना होता है, द बगेज यानी बोझा, ऑन द चाइल्ड बच्चों, बच्चों के ऊपर बोझा डाल देना। तो अब अपन जो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। समटाइम्स कई बार, आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज, तो गार्बेज क्या होता है, कूड़ा कचरा। तो कई बार मैं कूड़े कचरे के अंदर 1 रुपये को ढूंढता हूँ। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहिब से पूछा। तो यहाँ पर आई कौन है, आई यहाँ पर राइटर है, और राइटर कौन है, एनिस जंग। और वो साहिब एक लड़का है, उससे पूछती है होम आई एनकाउंटर, एनकाउंटर यानी आमने सामने होना, जिससे कि मेरा हमेशा आमने सामने होता है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम से, स्क्राउजिंग यानी सर्चिंग, तो वो सोने की तलाश करता है। इन द गार्बेज डम्स, डम्स यानी ढेर, यानी कूड़े कचरे के ढेरों के अंदर। ऑफ माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर। तो एनिस जंग एक ऐसे बच्चे से मिलती है जो बच्चा हमेशा कूड़ा बीनने का काम करता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, और साहिब है उसने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और उसका जो घर है, एडमिस्ट यानी मध्य में, जो ढाका, ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश अलग कंट्री है। तो बांग्लादेश के जो हरे भरे खेत हैं उनके बीच में उसका घर अवस्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, और उसके जो घर हैं वो उसकी याद में अभी ज़्यादा दूर नहीं हुए। डिस्टेंट यानी दूर। देयर वर मैनी स्टॉर्म से, वहाँ पर बहुत से तूफान आते हैं। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले जाते हैं। देयर फील्ड्स, उनके खेत। एंड होम्स, और घर, यानी उनके खेत और घर हैं, उनको बड़े बड़े तूफान आते हैं और उनमें वो बह जाते हैं। हिज मदर टेल्स हिम, तो ये सारी बातें उसको किसने बताई, उस साहिब की माँ ने। और यही कारण था कि वो अभी उसकी मेमोरी से उसके घर दूर नहीं हुए। दैट्स वाई, और इसीलिए दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने उन खेतों को, उन घरों को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और उन लोगों ने जो बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर गोल्ड या सोना है उसकी तलाश शुरू की। वेयर ही नाउ लाइव्स, जहाँ पर वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास में नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो गोल्ड आया है ना, तो गार्बेज में कभी गोल्ड नहीं होता है, लेकिन इनके लिए तो ये गोल्ड बराबर ही है, रैग पिकर्स के लिए, क्योंकि इनमें जो कुछ मिल जाता है उसी से उनकी आजीविका चलती है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास में कुछ भी अन्य करने के लिए नहीं है। ही मटर, मटर यानी बुदबुदाना। लुकिंग अवे, दूर की ओर देखते हुए। गो टू स्कूल, क्या विद्यालय जाओगे। आई से ग्लिबली, तो मैंने यूं ही धारा प्रवाह में कह दिया, लापरवाह तरीके से मैंने कह दिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और मेरे को तुरंत इस चीज़ का, इमीडिएटली यानी तुरंत महसूस हो गया। हाउ होलो, होलो यानी खोखली। द एडवाइस यानी सलाह। मस्ट साउंड, तो ये जो मेरी एडवाइस थी वो उसके लिए कितनी खोखली थी, कितनी बेकार थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर, नाइबरहुड किसको बोलते हैं, पड़ोस को, तो मेरे पड़ोस के अंदर कोई विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन, और जब आप एक बनाओगे, आई विल गो, तो मैं उसके अंदर चला जाऊंगा। तो ये साहिब ने किसको कहा, राइटर को कहा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, और यदि मैं एक विद्यालय शुरू कर दूं, लेखिका बोलती है कि यदि मैं एक स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, तो मैंने आधे मजाक में कहा। यस, हाँ। ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली यानी विस्तृत रूप से या खुलकर, तो वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ। ए फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिन बाद में। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने साहिब को देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ करके आ रहा था। इज़ योर स्कूल रेडी, कि क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, और एक विद्यालय है उसको बनने में बहुत सारा समय लगता है। आई से, मैंने कहा। एम्ब्रेस्ड,
एट हैविंग मेड ए प्रोमिज एम्ब्रेस्ड यानी शर्मिंदा होना या परेशान होना, तो वह शर्मिंदी हो गई एट हैविंग मेड ए प्रोमिज क्योंकि उसने एक वादा किया था, दैट वाज नॉट मिंट और इस वादे का कोई मतलब नहीं था क्योंकि लेखिका में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो ये विद्यालय बना सके। बट प्रोमिजेज लाइक माइन, अब लेखिका कहती है कि मेरे जैसे जो वादे हैं ना, माइन यानी मेरे, अबाउंड, अबाउंड यानी प्लेंटी ऑफ यानी प्रचुर, एनफ, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक, ब्लिक यानी फीका, वर्ड यानी संसार, तो मेरे जैसे वादे हैं वो उनके फीके संसार के अंदर बहुत सारे हर कोने में पड़े हुए हैं। आफ्टर मंथ से महीने भर बाद में, ऑफ नोइंग हिम उसको जानने के, तो उसको जानने के महीने भर बाद में, आई आस्क हिम हिज नेम मैंने उसका नाम उससे पूछा, साहेब ए आलम तो उसने बताया साहेब ए आलम, ही अनाउंसेज उसने घोषणा की, ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स और वो ये नहीं जानता था कि इस नाम का क्या मतलब होता है। जैसे कोई आदमी हो जिसका नाम नयन सुख हो और वो आँख से काना हो, और तो साहिब आलम है इसका मतलब होता है कि जहान का मालिक, तो लेकिन वो तो बेचारा रैग पिकर्स था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग यदि वह इस नाम का अर्थ जान जाए, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स किसको बोलते हैं, ब्रह्मांड को, तो यानी ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट और इसको बहुत समय लगेगा इस चीज़ के अंदर विश्वास होने में, अनअवेयर वह अज्ञानी था, अजागरूक था, ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स कि उसका नाम है वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स, रोम्स यानी भटकना, यूं ही इधर उधर घूमना उसको रोम्स बोलते हैं। तो ही रोम्स द स्ट्रीट्स वह उन गलियों में भटकता, विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट वाइज और उसके दोस्तों का जो झुंड था ना वो क्या लगती थी कि नंगे पैर चलने वाले बच्चों की एक आर्मी या सेना, यानी बहुत सारे उस झुंड में बच्चे थे। हु अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स से और ये बच्चे हैं ये सुबह मॉर्निंग बर्ड्स यानी सुबह के जो पक्षी हैं उनकी तरह तो दिखाई देते हैं, एंड डिस्पियर एट नून और दोपहर को गायब हो जाते हैं, ओवर द मंथ पूरे महीने भर, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम मैं उन प्रत्येक को जानने लग गई, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, तो उस झंड के प्रत्येक बच्चे है उसको एनिस जंग है वो पहचानने लग गई। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आप लोग चप्पल क्यों वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल से आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, आई आस्क वन मैंने उनमें से एक को पूछा। अब ये कहता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ ताक को बोलते हैं, ताक या भरान या मकान के अंदर एक ऊंची जगह होती है उसको बोलते हैं। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन मेरी माँ है वो इनको नीचे लेके नहीं आती है, फ्रॉम द सेल्फ ताक से, ही आंसर सिंपली उसने साधारण रूप से जवाब दिया, इवन यहाँ तक कि इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ और यदि वो ऐसा कर दे, यदि उसकी माँ उनको नीचे ले आए तो ही विल थ्रो देम ऑफ तो वह उनको वापस फेंक देगा। एड्स अनोदर दूसरे ने कहा, हु इज़ वीरिंग शूज जो जूते पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच जो एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, यानी बेमेल जूते वह पहने हुए था। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट और जब मैंने इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी की, कॉमेंट ऑन इट, ही सफल्स तो वह यूं ही पैर घिस कर के चलने लगा, हिज फीट यानी अपने पैरों को, एंड सेज नथिंग और उसने कुछ भी नहीं कहा। आई वांट शूज़ मेरे को जूते चाहिए, सेज ए थर्ड बॉय तीसरे लड़के ने कहा, हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ और इस बच्चे ने वह जीवन में कभी भी एक जोड़ी जो जूते हैं उनका मालिक नहीं हुआ, यानी उसके पास में कभी भी जूते नहीं रहे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो नंगे पांव चलते हैं, इन सिटीज़ शहरों में, ऑन द विलेज रोड्स गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लेक ऑफ मनी, लेक यानी कमी, तो यह धन की कमी के कारण नहीं था, बट ए ट्रेडिशन लेकिन एक परंपरा थी, टू स्टे बेयरफुट जिससे कि नंगा रहा जा सके,
इज वन एक्सप्लेनेशन। तो इनमें से एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्ट करता है। आई वंडर, मेरे को आश्चर्य हुआ, इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी। तो आई वंडर इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि यह केवल एकमात्र एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, जिससे कि इसको स्पष्ट किया जा सके, दूर किया जा सके, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, परपेचुअल यानी कंटिन्यूस यानी लगातार जो एक गरीबी की दशा है, इसको दूर किया जा सके। आई रिमेंबर, मेरे को याद है, ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उद्दीपी। उद्दीपी का एक व्यक्ति था, उसकी एक कहानी, वंस टोल्ड मी, उसने मेरे को एक बार बताया, एज ए यंग बॉय, कि एक जवान लड़का, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो जब वह विद्यालय जाता था तो वो एक मंदिर से गुजरता था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, और उस मंदिर के अंदर उसके पिताजी प्रिस्ट या पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह वहाँ पर, ब्रीफली यानी संक्षिप्त रूप से वहाँ पर रुकता, एट द टेम्पल, उस मंदिर में, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते हैं उनकी प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसका जो टाउन या कस्बा है वहाँ पर भ्रमण किया, एंड द टेम्पल, और जो मंदिर है, विच वाज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, और ये जो मंदिर है वो अब डूब गया, इन एन एयर यानी डिसोलेशन यानी निर्जनता, अब वो मंदिर है वो निर्जन हो गया। इन द बैकयार्ड, उसके पिछवाड़े में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, वहाँ पर एक नया पुजारी आ गया। देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक जो लड़का है, ग्रे यानी भूरी पोशाक पहने हुए था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, वह जुराब भी पहने हुए था और जूते भी पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, वह हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने जो अपना स्कूल का बैग है वो मुड़ने वाले चारपाई के ऊपर फेंका। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखकर, आई रिमेंबर्ड, मेरे को याद हुआ, कि द प्रेयर अनोदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, कि जो अन्य बच्चा था उसकी प्रार्थना है वो देवी के द्वारा मान ली गई। वेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और इस प्रकार से उसने अंततः एक जोड़ी जूतों की प्राप्त कर ली। लेट मी, तो इस प्रकार से उसकी प्रार्थना सुन ली गई। लेट मी नेवर लॉज देम, लेट मी नेवर लॉज देम, अब मैं इनको कभी नहीं खोऊंगा। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज पेयर, और गोडेस या देवी है, उसने उसकी प्रार्थना से प्रदान कर दिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, इस प्रकार से वो जवान लड़का उस पुजारी के लड़के की तरह नाउ वोर शूज, अब वो जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन अब भी जो कूड़ा बीनने वालों की तरह, इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर, रिमेन शूजलेस, वो जूतों विहीन रहते हैं, यानी वो बेयरफुट रहते हैं। तो इस प्रकार से जो एनिस जंग है उसने रैग पिकर्स या कूड़ा बीनने वाले हैं, उनकी एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी है, उसका डिस्क्रिप्शन इसके इंट्रोडक्शन में किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।